Hi student, my name is Anu. Welcome to this platform that is e-learning with Anu. As you all can see, I'm not able to deliver the video or shoot the video on the daily basis because of some personal issue or reasons. I'm not able to shoot the video because video बनाने में बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क लगता है. So जब भी टाइम मिलेगा I will shoot the video and deliver to you students. So आज की वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. आज मैं आप लोगों को काफ़ी इंपॉर्टेंट टिप्स बताऊंगी किसी भी एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए. और आज मैं आप लोगों को यूपीएससी प्रीलिम्स 2020 जो कि अभी 4 अक्टूबर को है, सो उससे रिलेटेड कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मैं आप लोगों को इस वीडियो में प्रोवाइड करूंगी. सो वीडियो को मिड तक एंड तक ज़रूर देखिएगा. वीडियो हेल्पफुल लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा ताकि और लोगों को भी जो भी उनके डाउट्स है वो क्लियर हो सके. सो पहले अभी मैं आप लोगों को जो भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है जो आप लोगों को 4 अक्टूबर को फॉलो करनी है वो आप लोगों को मैं पहले बता देती हूँ. उसके बाद मैं आप लोगों को टिप्स बताऊँगी कि पेपर को आपको कैसे करना है. सो फर्स्ट आप लोगों को जो इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है वो है कि आप लोगों को मास्क पहन के जाना है एंड अपना सैनिटाइज़र जो है वो खुद लेके जाना है ड्यू टू सम पर्सनल एंड कोरोना वायरस की वजह से. और सेकेंड थिंग ये है कि आप लोगों को प्लीज़ टाइम पे पहुंचना है. 9:15 जो होता है वो उनका लास्ट टाइम होता है. उसके बाद वो स्टूडेंट्स को अलाउ नहीं करते जो भी लेट आते हैं. और कई स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट करते हैं कि उन लोगों को अलाउ किया जाए बट वो अलाउ नहीं करते. सो गाइज साल में एक बार पेपर आता है तो आप लोग इतने ज़्यादा तो अपने लिए कर सकते हैं कि आप लोग आपका जहाँ भी एग्ज़ाम हॉल है वहाँ पे एटलीस्ट हाफ एन आवर 1 आवर हाफ एन आवर 45 मिनट्स जो है आप जल्दी पहुँचे ताकि अगर कोई दिक्कत भी हो जाती है तो आप लोग उस चीज़ को ठीक कर सकें. नेक्स्ट पॉइंट इज़ आप लोगों ने जो भी रजिस्ट्रेशन के टाइम पे अपना आईडी प्रूफ डाला होगा, आईडी प्रूफ रजिस्टर किया होगा, वही आप लोगों को वो जो है वो बोलेंगे कि आप लोगों को शो करना पड़ेगा. सो आप लोगों ने अगर अपना वोटर आईडी डाला है, आधार कार्ड डाला है या अपना ड्राइविंग लाइसेंस या पैन कार्ड डाला है तो वही आप लोगों को उस दिन कैरी करना पड़ेगा क्योंकि वो वही देखेंगे. और स्पेशली ये मेंशन भी है आईडी कार्ड में कि आप लोगों को वो अपना आइडेंटिटी प्रूफ लेके आना है. और एक सेफ्टी साइड आप लोगों उसका ज़ेरॉक्स भी ले जाइए. वैसे तो वो देखते नहीं हैं बट फिर भी आप लोगों को अगर ले जाएंगे तो कुछ हार्म नहीं है. 1-2 एक्स्ट्रा चीज़ आप ले जाएंगे तो उस चीज़ का हार्म नहीं है. बट अगर नहीं लेके जाएंगे कोई चीज़ इंपॉर्टेंट चीज़ जो है वो आप वापस घर तो आ नहीं सकते. तो अगर कोई नहीं भी चीज़ चाहिए होगी तो आपकी बैग में रहेगी, सेफ़ रहेगी. लेकिन अगर वो कुछ मांगने लग जाए तो एटलीस्ट आपके पास वो चीज़ होनी चाहिए. और अगर आप लोग अपना वाटर बॉटल जो है वो अपना खुद लेके जा सके तो ठीक है. नहीं तो वैसे तो पानी अलाउ करेंगे बट ड्यू टू कोरोना वायरस आप लोग प्रेफर ना करें तो वो ज़्यादा बेटर है. और बी ऑन टाइम. और ब्लैक पेन ज़रूर लेके जाइए और 2 लेके जाइए ताकि अगर एक ना काम करे तो दूसरा आप लोगों के पास एक ऑप्शन हो. और टाइम जो है वो टाइम पे पहुँचे ताकि आप लोगों से एक पेपर मिस ना हो क्योंकि साल में एक बार पेपर होता है. और यूपीएससी जो होता है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पेपर होता है. सबसे ज़्यादा एडमिनिस्ट्रेशन में हायर रैंक पे होता है. तो अपना जो भी इंस्ट्रक्शंस जो है मेंशन की हुई है लाइक आप लोग वॉच पहन सकते हैं बट कई सेंटर्स जो होते हैं वो वॉच भी अलाउ नहीं करते. जैसे कई लोग होते हैं वो रिंग पहनते हैं या फिर गोल्ड पहनते हैं. तो प्लीज़ गोल्ड वगैरह जो है वो अपना घर पे सेफली रख के जाइए क्योंकि एग्जामिनेशन हॉल की कोई सेफ्टी नहीं होती है. आप लोगों को अपनी सेफ्टी के ही उस पर रख के जाना पड़ता है. तो इट्स बेटर कि आप अपना जो गोल्ड है, जो भी चीज़ आपकी एक्सेसरी वगैरह है वो आप लोग अपना घर पे ही रख के जाइए ताकि कोई भी गुम ना हो. और नेक्स्ट इज़ आप लोगों को कोई भी अपना जैसे कैलकुलेटर है और कोई भी इलेक्ट्रॉनिक मटेरियल है वो लेके अलाउ नहीं होता है. तो वो ना लेके जाइए क्योंकि अगर आप इस चीज़ में एक बार फंस जाते हैं तो आप लोगों को अलाउ कभी नहीं किया जाता उस एग्ज़ाम को दोबारा से देने के लिए. सो प्लीज़ ऐसी चीज़ें ना कीजिए जो आप लोगों के फ्यूचर को स्पॉइल कर दे. तो ये तो कुछ थी जो इम्पॉर्टेंट टिप्स थी. और जो आपका आईडी कार्ड है वो सही होना चाहिए. उस पर आप लोगों का रोल नंबर, आपका नाम, एग्ज़ाम की जो डेट है, डे है, एग्ज़ामिनेशन हॉल जो है वो करेक्टली प्रिंट होना चाहिए. अगर कोई भी चीज़ नहीं है आप लोग यूपीएससी की साइट पे जाके कंप्लेंट कर सकते हैं. वैसे तो वो सही ही आता है बट ना भी हो तो आप लोग वो चीज़ देख सकते हैं. सो ये तो थी कुछ इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन जो कि आप लोगों को फॉलो करनी चाहिए और करनी ही पड़ेगी. नहीं तो आप लोगों को ये एग्ज़ाम जो है वो अलाउ नहीं किया जाएगा देने के लिए. तो अब हम चलते हैं इंपॉर्टेंट टिप्स जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. वीडियो को मिड तक एंड तक ज़रूर देखिएगा. बहुत अच्छे से आप लोगों को एक्सप्लेन मैंने किया हुआ है और बहुत हेल्पफुल है. तो वीडियो स्टार्ट करते हैं. सो फर्स्ट पॉइंट इज़ बी फेथ इन योरसेल्फ.
बी फेथ इन योर सेल्फ, मीन्स अपने आप पे भरोसा रखें, ट्रस्ट रखें, क्योंकि पूरे साल की मेहनत होती है और कई बार तो मतलब स्टूडेंट्स जो हैं वो काफ़ी टाइम से लगे होते हैं एग्ज़ाम के लिए, तो 1 साल से ज़्यादा की मेहनत मांगता है ये एग्ज़ाम, और अभी तो पोस्टपोन हो गया ये एग्ज़ाम, तो काफ़ी ज़्यादा और टाइम मिल गया। तो अपने आप पे फेथ रखिए, क्योंकि एग्ज़ाम जैसे जैसे पास आता जाता है तो काफ़ी ज़्यादा टेंशन होती जाती है कि आप जब दोबारा से रिवाइज़ करते हो तो आप लोगों को ऐसा लगता है कि यार मुझे तो ये आता ही नहीं, ये मैं कैसे करूँगा, मुझे कुछ याद ही नहीं है। तो कहीं ना कहीं फेथ जो है वो अपना जाता है, तो इसलिए प्लीज़ वो उस चीज़ को ना जाने दें, अपने आप पे बिलीव रखिए, क्योंकि आपने बहुत मेहनत करी है। जस्ट रिवाइज़ कीजिए जितना कर सकते हैं, क्योंकि जो चीज़ आपने 1 साल में, 1.5 साल में, 2 साल में करी है वो आप 10 दिन में नहीं कर सकते हो। तो सेलेक्टिव चीज़ें जो हैं वो ही पढ़ें और अपने आप पे फेथ रखिए, क्योंकि एग्ज़ाम टाइम पे आप लोगों को काम रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मूव ऑन टू नेक्स्ट, दैट इज़ सेकंड पॉइंट, बी काम। अपना शांत रहिए, शांत होकर पेपर कीजिए, क्योंकि एक ऐसा एग्ज़ाम इम्पॉर्टेंट तो है ही, क्योंकि बहुत ज़्यादा हाईएस्ट पोस्ट है यूपीएससी जो है। लेकिन अगर नहीं भी होता है तो ये नहीं है कि आपकी लाइफ जो है वो ख़त्म हो जाएगी यूपीएससी क्लियर नहीं करते, बट ये कि शांत रहिए, क्योंकि हेल्थ है तो सब कुछ है, नहीं है तो कुछ भी नहीं है। तो अपने आप पे शांत रहिए, काम रहिए, पेपर जो है आराम से ढंग से कीजिए। जितना शांत रहेंगे उतने क्वेश्चन आप करेक्ट करने के चांसेस आपके ज़्यादा हैं, जितना ज़्यादा आप टेंशन लेंगे हड़बड़ाहट में, आप उतने ज़्यादा क्वेश्चन जो हैं वो करेक्ट नहीं कर पाएंगे, इनकरेक्ट करेंगे और उसके फिर नेगेटिव मार्क्स आप लोगों को मिलेंगे। तो काम रहिए, शांत रहिए। मूव ऑन टू थर्ड पॉइंट, दैट इज फर्स्ट गो थ्रू द पेपर। मीन्स एक बार पेपर को फटाफट से देख लीजिए, एक बार तो क्वेश्चंस भी देख लीजिए 100 क्वेश्चंस है कि नहीं, ढंग से प्रिंट है कि नहीं। ये भी इंस्ट्रक्शन में लिखा होता है क्वेश्चन पेपर के कि आप लोग एक बार पेपर देख लीजिए कि प्रिंट ढंग से है कि नहीं, पेज पूरे हैं कि नहीं। तो क्वेश्चंस ज़रूर देख लीजिए कि 100 क्वेश्चंस है कि नहीं है, और देख लीजिए कि आप लोगों को कई स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जिनका कोई सब्जेक्ट जो वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, तो आप देख लीजिए कि पेपर में ज़्यादातर क्वेश्चंस कौन से सब्जेक्ट से रिलेटेड है, ताकि आप लोगों को क्वेश्चन जब आप सॉल्व करें तो उसमें टाइम ज़्यादा ना लगे। तो कई स्टूडेंट्स जो होते हैं वो साइंस एंड टेक के ज़्यादा अच्छे क्वेश्चंस कर लेते हैं, एनवायरनमेंट के अच्छे कर लेते हैं, कई स्टूडेंट्स इकोनॉमिक्स के अच्छे कर लेते हैं, कोई पॉलिटी के क्वेश्चंस कर लेता है। तो जो पेपर है वो आप लोगों को ढंग से करने की एक बार ज़रूरत है कि आप देख लीजिए कि पेपर्स में जो क्वेश्चंस हैं वो कितने सही हैं, क्या लेवल है क्वेश्चन का। ओके, मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज फोर्थ क्वेश्चन, very very important, that is time management. Time management is really important for every single point in our life, like in our study, exam एंड ऑल एवरीथिंग। लाइक अगर आपको खाना भी खाना है तो एक टाइम होना चाहिए खाना खाने का भी, तो हर चीज़ के लिए टाइम मैनेजमेंट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो टाइम को मैनेज करके ज़रूर चलें। 2 घंटे का टाइम होता है, 2 घंटे का पेपर फर्स्ट होता है और 2 घंटे का पेपर जो होता है वो टाइम 2:30 to 4:30 सेकेंड पेपर होता है। तो टाइम को मैनेज करना ज़रूर सीखें, क्योंकि टाइम जो है 2 घंटे ऐसे चला जाएगा कि आप लोगों को ऐसा लगेगा कि यार अभी तो पेपर स्टार्ट हुआ था। तो टाइम को मैनेज ज़रूर करें। जो क्वेश्चन आप लोगों को पहले आते हैं फर्स्ट अटेम्प्ट, मीन्स मैं आप लोगों को एक प्रेफरेंस दूंगी कि आप पेपर को 3 अटेम्प्ट में डिवाइड कर लीजिए। फर्स्ट अटेम्प्ट में वो क्वेश्चंस कीजिए जो आप लोगों को कंप्लीट पता है कि हाँ ये क्वेश्चन मेरा पक्का करेक्ट है। मीन्स फैक्चुअल क्वेश्चंस करने की कोशिश कीजिए अगर आपको आते हैं, क्योंकि फैक्चुअल क्वेश्चंस में तो जो क्वेश्चन है उसका आंसर वो ही होगा, वो चेंज नहीं होगा। तो क्वेश्चंस को ऐसे फर्स्ट अटेम्प्ट में ऐसे क्वेश्चंस कर लीजिए, चाहे आप उसमें 40 क्वेश्चंस कर लीजिए। अगर आप लोगों को ऐसा लगता है कि हाँ ये क्वेश्चन मेरा करेक्ट है, वो क्वेश्चंस करते जाइए पेपर पे। उसके बाद सेकेंड अटेम्प्ट में ऐसे क्वेश्चंस कीजिए जिसमें आप लोगों को कन्फ्यूजन थी 1 या 2 ऑप्शन में, ठीक है। जब आप लोग ये कर लें और टाइम बच जाए तो ऐसे क्वेश्चंस थर्ड अटेम्प्ट में कीजिए जो आप लोगों को नहीं आते, जिसमें आपको बिल्कुल भी नॉलेज नहीं है। आगे मैं बताऊंगी कि ऐसे क्वेश्चंस को आप लोग कैसे सॉल्व कर सकते हैं। सो प्लीज़ टाइम को मैनेज करके ज़रूर चलें। जो क्वेश्चन ईजी हैं उन्हें फटाफट कर लीजिए ताकि टफ क्वेश्चंस में आप लोग टाइम दे सकें, क्योंकि पेपर 1 तो फिर भी चलो आप लोग मैनेज कर लेते हो, लेकिन पेपर 2 जो होता है हमारा CSET का पेपर जो होता है उसमें काफ़ी ज़्यादा टाइम लगता है, क्योंकि उसमें इंग्लिश भी होती है, रीजनिंग भी होती है, मैथ्स भी होती है, एप्टीट्यूड होता है। तो मैथ्स जो है वो काफ़ी ज़्यादा टाइम लेता है और इंग्लिश में भी पैसेज आप लोगों को पढ़ने पड़ते हैं। कई पैसेज छोटे होते हैं, मीडियम होते हैं, लॉन्ग होते हैं, शॉर्ट होते हैं। तो जो लॉन्ग पैसेज होता है वो काफ़ी ज़्यादा टाइम लेता है। तो लॉन्ग पैसेज को सॉल्व करने का मेथड एक ये है, आप लोग जो शॉर्ट होते हैं, वेरी शॉर्ट होते हैं पैसेजेस, उनको आप थोड़ा सा अवॉइड कीजिए, क्योंकि उनमें एक ही क्वेश्चन होता है। एक क्वेश्चन में वो इंटरफेरेंस वगैरह ही पूछते हैं कि इस पैसेज का आप लोगों को इंटरफेरेंस क्या लगा, आप लोगों को इससे क्या समझ में आया। सो उसके ऑप्शंस जो होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजिंग होते हैं और इनकरेक्ट होने के बहुत ज़्यादा चांसेस रहते हैं। पैसेज पेपर में वो कीजिए जिसमें टाइम लगेगा, बट ये कि आप करेक्ट आएंगे, क्योंकि
जो सेकंड पेपर होता है उसमें 80 क्वेश्चंस होते हैं और 80 क्वेश्चंस में से जो एक क्वेश्चन होता है अगर आप सॉल्व करते हैं तो वो 2.5 मार्क्स का होता है, तो उसके नेगेटिव भी ज़्यादा होता है। और जो फर्स्ट पेपर आप सॉल्व करते हैं उसमें 100 क्वेश्चंस होते हैं, 100 क्वेश्चन में एक क्वेश्चन जो होता है वो 2 मार्क्स का होता है, तो उसके भी 2/3 नेगेटिव होता है, तो 0.6 करते हैं 2 मार्क्स के। सो क्वेश्चन की नेगेटिविटी बहुत ज़्यादा है, इसलिए पेपर को सोच समझ के कीजिए, टाइम को मैनेज करके ज़रूर चलिए। तो मैं आप लोगों को प्रेफरेंस यही दूंगी कि जो पैसेज बड़े होते हैं जिसमें 3 या 4 या 2 या 3 क्वेश्चंस होते हैं वो लोग आप ज़रूर कीजिए, क्योंकि 2 या 3 में से कम आप 1 या 2 क्वेश्चन ज़रूर कर लेंगे ईजिली। 3 या 4 क्वेश्चन में से 2 क्वेश्चन आप ज़रूर कर लेंगे, तो उसमें आपके जो करेक्ट होने के चांसेस है वो बहुत ज़्यादा होते हैं। तो ये मेरी एक पर्सनल एडवाइस थी कि आप लॉन्ग प्रैक्टिस करें ज़्यादातर पैसेजेस, या फिर जो मीडियम होते हैं जिसमें 2 क्वेश्चंस होते हैं उन्हें करने की कोशिश कीजिए। जो शॉर्ट होते हैं वेरी, उनमें थोड़ा सा डाउट रहता ही है। सो टाइम को मैनेज करके ज़रूर चलें। सो मूव ऑन टू नेक्स्ट पॉइंट। आई होप आप लोगों को ये समझ में आ रहा होगा और आप लोग पसंद भी कर रहे होंगे। मूव ऑन टू फिफ्थ पॉइंट, दैट इज फर्स्ट सॉल्व द क्वेश्चंस इन विच यू आर वेरी श्योर। सो मैंने आप लोगों को वही बताया कि ऐसे क्वेश्चंस पहले सॉल्व कर लीजिए जिसमें आप बहुत ज़्यादा श्योर हो, जो करेक्ट ही होंगे आपके, इनकरेक्ट नहीं होंगे। चाहे आपका सी सेट हो, चाहे आपका जीएस का पेपर हो। सी सेट में आप लोग प्लीज़ रीजनिंग ज़्यादा कोशिश कीजिए, क्योंकि रीजनिंग और मैथ्स एक ऐसे सब्जेक्ट हैं आप लोगों के, एक ऐसा पोर्शन है पेपर में जिसमें आप लोगों को तभी के तभी पता चल जाएगा कि आपका आंसर करेक्ट है कि नहीं है। 1-2 क्वेश्चन ऐसे हो सकते हैं जिसमें आपका इनकरेक्ट हो बाद में जब आप आंसर शीट देके, आंसर की देके, बट मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन ऐसे होते हैं मैथ्स और रीजनिंग में जिसमें आपको तभी के तभी पता चल जाता है कि आपका आंसर करेक्ट है या नहीं है। तो ऐसे क्वेश्चंस करने की ज़रूर कोशिश फटाफट कीजिए जो आप लोगों को लगता है कि आपको आते हैं। मैथ्स और रीजनिंग के क्वेश्चन ज़्यादा कोशिश कीजिए कि वो आप लोग ज़्यादा कर सकें, क्योंकि उनमें आंसर्स आप लोगों को तभी के तभी पता चल जाते हैं। सो पहले अटेम्प्ट में वही क्वेश्चंस कीजिए जिसमें आप पूरे श्योर हो। सेकंड अटेम्प्ट में आप ऐसे क्वेश्चंस कीजिए जिसमें आप लोगों को कन्फ्यूजन है तो उस क्वेश्चन को फर्स्ट अटेम्प्ट में छोड़ दीजिए, टाइम को वेस्ट मत कीजिए, क्योंकि 2 आवर्स ऐसे होते हैं आप लोगों को पता ही नहीं चलता कि कैसे टाइम जो है वो चला जाता है। तो क्वेश्चंस कई बार ऐसे होते हैं हम इजी क्वेश्चंस रह जाते हैं और टफ क्वेश्चंस में हम उलझे रह जाते हैं। तो इजी क्वेश्चंस को फटाफट कर लीजिए ताकि आप लोगों को वो दोबारा से रिवाइज भी ना करने पड़े। सो यही मेरी एक पर्सनल एडवाइस है कि ऐसे क्वेश्चंस फटाफट पहले कर लीजिए जो आप लोगों को श्योर आते हो, फिर आप लोग सेकेंड अटेम्प्ट में वो क्वेश्चंस कीजिए जो आप लोगों को थोड़ा बहुत डाउट हो। Move on to sixth question. Try to solve the question by elimination method. This method is really helpful and most of the students are use this method. एलिमिनेशन मेथड एक ऐसा मेथड है जो आप लोगों को काफ़ी बार कहीं जगह पे हेल्प करता है, क्योंकि आप लोगों को पूरा पेपर आता हो ऐसा नहीं हो सकता। पेपर बहुत टफ आता है। कई क्वेश्चंस तो ऐसे होते हैं कि आप लोग 2 या 3 साल के भी करंट अफेयर भी पढ़ लोगे तब भी आप लोगों को वो क्वेश्चंस ऐसे लगेंगे कि आपने ये पूरे साल में कहीं भी नहीं पढ़ा है। तो ऐसे क्वेश्चंस को आप लोग एलिमिनेशन मेथड के थ्रू कर सकते हो। एलिमिनेशन मेथड में क्या होता है कि कुछ सेंटेंस होते हैं, जैसे मान लो अगर 2 सेंटेंस हैं कई क्वेश्चन में, कई में 3 सेंटेंस है। 2 सेंटेंस तो होते ही हैं और एक क्वेश्चन ऐसा होता है कि जो कुछ इन्फॉर्मेशन दे रखी होती है और आपसे पूछी जाती है कि इनमें से कौन सा करेक्ट है। सो जिन स्टेटमेंट में 2 या 3 स्टेटमेंट दे रखी होती है क्वेश्चंस में, उसमें आप एलिमिनेशन मेथड यूज़ कर सकते हो। एलिमिनेशन मेथड में आप क्या कर सकते हो, अगर कई वर्ड्स ऐसे होते हैं, प्लीज़ हर एक वर्ड को अच्छे से ज़रूर पढ़ें। तो उनमें कई वर्ड्स ऐसे होते हैं जो आपको क्वेश्चन को सॉल्व करने में हेल्प करते हैं। जैसे एलिमिनेशन मेथड में आप लोग जैसे स्टेटमेंट में दे रखा है ऑल, नॉट, तो ये कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जो कि अभी आपको मैं नेक्स्ट स्लाइड में एक्सप्लेन करूंगी कि कैसे सॉल्व करना है। तो एलिमिनेशन मेथड से आप लोग को अगर मान लो अगर एक स्टेटमेंट भी आती है, 3 स्टेटमेंट दे रखी है, अगर एक स्टेटमेंट आपको पता है कि ये डेफिनेटली करेक्ट है या फिर इनकरेक्ट है, तो आप वो स्टेटमेंट लेके अपने जो ऑप्शंस आप लोगों को 4 प्रोवाइड कर रखे हैं, 1 ओनली, 1 and 2 ओनली, 1 and 3 ओनली एंड ऑल, तो उसमें आप लोग ये ट्रिक अपना सकते हैं। अगर फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है और बाकी के इनकरेक्ट हैं, आपको पता है कि फर्स्ट ऑप्शन जो है वो इनकरेक्ट है या फिर करेक्ट है, तो उससे आप एलिमिनेट कर सकते हो और अपना जो आंसर है वो ला सकते हो। 80% ये मेथड जो है काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होता है और स्टूडेंट्स को ये वाला मेथड बहुत अच्छा लगता है और ये वो लोग करते भी हैं। ओके, मूव ऑन टू नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज 7th पॉइंट। Read each every word carefully, especially
ओनली, ऑल, नाइदर, नॉर, और, एवरीथिंग एक्सेट्रा। तो ऐसे वर्ड्स को ज़रूर पढ़ें जिसमें ओनली, ऑल, नाइदर, नॉर और एवरीथिंग लिखा हो, क्योंकि यही जो कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं वो आपको एलिमिनेशन मेथड में यूज़ करते हैं और आप अपना आंसर जो है वो करेक्ट निकाल सकते हो अगर आपको उस चीज़ के बारे में इंफॉर्मेशन नहीं भी पता। क्योंकि यूपीएससी एक ऐसा एग्ज़ाम है जो इतना ज़्यादा वास्ट सिलेबस है कि आप लोग कितना भी पढ़ लो, चाहे आप कितने सालों से पढ़ रहे हो, फिर भी ऐसे कुछ क्वेश्चंस आते हैं जो आपको बिल्कुल भी उस चीज़ की नॉलेज नहीं होती है। तो ये वाला मेथड जो है वो आप लोगों को उस चीज़ में हेल्प करेगा। मूव ऑन टू नेक्स्ट, दैट इज़ 8 पॉइंट, डोंट ट्राई टू सॉल्व द होल पेपर। कई स्टूडेंट्स होते हैं जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होते हैं, जिनको ये रहता है हम तो 90 क्वेश्चंस करके आएंगे, 95 क्वेश्चंस करके आएंगे, 85, 90 ये तो हम करके ही आएंगे। सो प्लीज़ डोंट सॉल्व दैट क्वेश्चंस, बिकॉज ऐसा पॉसिबल नहीं है कि आप लोग 100 के 100 क्वेश्चंस करके आएँ। वो तो एक वो है, आपकी चॉइस है कि आप लोगों को 100 ही क्वेश्चंस करके आने हैं, बट उसमें फिर नेगेटिविटी के भी बहुत ज़्यादा चांसेस हो जाते हैं। सो प्लीज़ क्वेश्चंस ऐसे सॉल्व कीजिए जिसमें आप प्रीटी श्योर हो कि हाँ ये करेक्ट है। सेकंड अटेम्प्ट में आप ऐसे क्वेश्चंस कीजिए जिसमें आप लोगों को कन्फ्यूजन हो, और कन्फ्यूजन भी अगर ज़्यादा हो, अगर आप लोग नहीं सॉल्व कर पा रहे हो तो उसको छोड़ दीजिए, क्योंकि ये क्वेश्चन में आपकी कोई रैंक नहीं आती है। इस पेपर में आपको जो फर्स्ट पेपर होता है, प्रीलिम्स होता है यूपीएससी का, इसमें कोई रैंक नहीं आती है स्टूडेंट की कि कौन फर्स्ट है कौन सेकंड है। इसमें जस्ट आपका क्लियरिफाइंग एग्जाम है जिसमें आपको जस्ट क्लियर करना है सेकंड पेपर के लिए, जो आपका बाद में होता है मेंस पेपर के लिए, आपको जस्ट क्लियरिफाई करना होता है प्रीलिम्स। सो प्लीज़ डोंट ट्राई टू सॉल्व द होल पेपर। ऐसे क्वेश्चंस कीजिए जिसमें आप बहुत श्योर हो, क्योंकि 2 घंटे में आप लोग 100 क्वेश्चन सॉल्व नहीं भी कर सकते, और कर भी लो तो कई क्वेश्चंस बहुत इनकरेक्ट हो जाएंगे। तो ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस ऐसे कीजिए कि जिसमें आप लोगों के करेक्ट आंसर्स हो। ठीक है, मूव ऑन टू 9 पॉइंट, फिल द OMR शीट आफ्टर सम इंटरवल। मीन्स OMR शीट जो है, लोग कई तो स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो तभी की तभी भरते हैं। मीन्स अगर उन्होंने 1 या 2 क्वेश्चन किया वो तभी की तभी OMR शीट को भरना कर देते हैं। कई स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो पेपर सॉल्व करते रहते हैं बट वो OMR शीट पे ध्यान ही नहीं देते हैं, क्योंकि आपकी जो शीट जाएगी वो OMR शीट जाएगी, ना कि आप खुद जाएंगे अपना पेपर लेके कि हाँ ये मैंने ये वाला क्वेश्चन का ये आंसर किया है, वो किया है, तो वो नहीं होगा सॉल्व, और ना वो चेक होगा। तो आपको जो OMR शीट है वही आपकी जाएगी कंप्यूटर के जो भी प्रोसेस है, और वो आप लोगों को तभी पता चलेगा कि आपका सिलेक्शन हुआ है कि नहीं हुआ है। सो OMR शीट को सम इंटरवल में भरते रहिए। मीन्स जैसे आपने फर्स्ट अटेम्प्ट कर लिया, जैसे मैंने आप लोगों को बताया कि फर्स्ट अटेम्प्ट कर लीजिए, जो कि आपका 45 1 आवर में हो जाता है। 1 आवर तक आप लोग 100 क्वेश्चन पे कर जाते हैं, जो आपको पूरा 100% होता है कि आता है। तो आप उस टाइम पे फिर OMR शीट ले, और जो आपको पता है कि करेक्ट है पूरे आपके, वो OMR शीट पे भर दीजिए, क्योंकि OMR शीट को भरने में भी 5 से 10 मिनट कम से कम लगते हैं, क्योंकि आप वहाँ पे एग्ज़ाम दे रहे हैं, और जो शीट होती है वो थोड़ी मोटी होती है, और उसके जो सर्कल होते हैं वो भी काफ़ी थोड़े बड़े होते हैं, तो उन्हें भरने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। प्लीज़ ब्लैक पेन जो है वो 2 लेके जाइए, और अच्छे क्वालिटी के लेके जाइए, और सम टाइम टू टाइम अपनी OMR शीट भरते रहिए। जैसे आप सेकंड अटेम्प्ट जब आप कंफ्यूजिंग क्वेश्चंस करेंगे जिसमें आप लोगों को डाउट है और आप सॉल्व कर लेते हैं, तब भी उसे फटाफट भर दीजिए, क्योंकि जब लास्ट में अगर आप भरेंगे एक साथ तो पूरा पेपर तो आप सॉल्व नहीं करते, तो उसमें आप लोगों की OMR शीट गलत होने के चांसेस हो जाते हैं। जैसे मान लो आपने 10वां क्वेश्चन किया है, 11th क्वेश्चन नहीं किया, 12th किया है, तो जल्दी जल्दी में आप 12th का आंसर जो है वो 11th में भर दोगे, जबकि 11th क्वेश्चन तो आपने किया ही नहीं। तो इसलिए आप लोगों को मैं ये एडवाइस दूंगी कि OMR शीट को थोड़े टाइम में भरते रहिए, ताकि आप लोगों को लास्ट में भी ज़्यादा टाइम ना लगे और कोई गलती भी ना हो। ओके, मूव ऑन टू लास्ट पॉइंट, दैट इज 10th पॉइंट, ट्राई टू सॉल्व दोज क्वेश्चंस इन लास्ट टाइम इन विच यू आर कंफ्यूज, बट डोंट ट्राई टू solve so many questions, because there will be more chances to get wrong questions, and then you will be awarded for negative marks for that question. So this point is really important, that's why I kept in last slide. कई students ऐसे होते हैं जो confusing questions होते हैं और उन्हें बिल्कुल भी knowledge नहीं होती उस चीज़ की, काफ़ी ज़्यादा try भी कर लेते हैं कि भाई आंसर आ जाए, बट वो नहीं आ पाता, तो वो उसको फिर भी अपनी मर्ज़ी से भर आते हैं OMR शीट में। तो उसके चांसेस जो होते हैं वो 50% होते हैं। 50% ये भी है कि लक बाय चांस आपका वो करेक्ट आ जाए। करेक्ट आ भी सकता है, बट अगर करेक्ट नहीं आया तो नेगेटिव मार्क्स भी तो मिलेंगे, तो वो पॉजिटिव मार्क्स में से आपके नेगेटिव मार्क्स जाएंगे। तो प्लीज़ ऐसे क्वेश्चंस मत कीजिए जिसकी बिल्कुल भी आपको नॉलेज नहीं है। जो आपने सेकंड अटेम्प्ट में भी कर लिया, कंफ्यूजिंग क्वेश्चंस में भी कर लिया कि नहीं हो पा रहा है, थर्ड अटेम्प्ट में भी कर लिया, आपको नहीं आ रहा है, तो ऐसे क्वेश्चंस को स्किप कर दीजिए। क्वेश्चंस ट्राई कीजिए कि आप लोग 70
75, 65 भी करते हैं तो भी आप सेलेक्ट हो सकते हैं, क्योंकि अगर 65 में से आपके अगर 4-5 क्वेश्चंस मान लो मे बी गलत भी हो जाते हैं, 60 है तो 60 का 2 करेंगे तो 120 हो गए, तो 120 में तो आपका आराम से सिलेक्शन होगा। तो प्लीज़ ऐसे क्वेश्चंस मत कीजिए, स्किप कीजिए जो क्वेश्चंस आपको बिल्कुल भी नहीं आते हैं। पेपर ऐसे कीजिए कि आपको बस ये है कि आपको सेलेक्ट होना है। अगर आप ज़्यादा ये सोचेंगे कि भाई मेरे को ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस करके आना है, तो उसका पॉजिटिव इफेक्ट तो है ही, बट नेगेटिव इफेक्ट उससे भी ज़्यादा है। सो प्लीज़ मेरी ये जो एडवाइस है उन्हें बहुत अच्छे से फॉलो कीजिए ताकि आप लोगों से कोई भी मिस्टेक ना हो। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। ऑल द बेस्ट, ऑल द वेरी वेरी बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम। काम रहिए, टेंशन मत लीजिए, टाइम पे पहुँचिए, अपना सैनिटाइज़र और मास्क लेके जाइए, सेफ रहिए और एग्ज़ाम को अच्छे से देखिए कि कैसे कर सकते हो आप पेपर को। और कोई भी इन्फॉर्मेशन जो है आप लोग मुझे और भी कुछ प्रोवाइड कर सकते हो, आप लोग मुझे कमेंट करके बता सकते हैं कि आप लोगों को ये वीडियो कैसी लगी। मैंने बहुत मेहनत से बनाई और मैंने पूरी कोशिश की है कि मैं आप लोगों को इन्फॉर्मेशन भी प्रोवाइड कर सकूं जो कि एग्ज़ाम के लिए इंपॉर्टेंट है, और क्या क्या इंपॉर्टेंट टिप्स हैं जिससे आप पेपर अपना और अच्छे से सॉल्व कर सकते हो। सो आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। सो अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। मैं और भी वीडियोज़ जो है वो आप लोगों के साथ जल्दी शेयर करूँगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही